सो हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये सीरीज नई चालू कर रहे हैं किसकी? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, जो आपका सेमेस्टर 6 है ना, उसके लिए बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए काफी। ठीक है, अच्छा। तो पहला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो सर अभी नोट्स बने नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो नोट्स लगभग बन जाएंगे कब तक? मतलब कि 25 तारीख फाइनल है कि 25 तारीख तक आपके बन चुके होंगे, लेकिन आप चेक कर सकते हो आजकल में फोन करके कि अगर आपको नोट्स मिल सकते हो तो फिर देखा जाएगा। हाँ, मतलब कोशिश करेंगे 22 तारीख तक ही बन जाए। 22 तारीख मतलब 22 अप्रैल। ठीक है, तो 22 अप्रैल तक ही आपको नोट्स क्या लगता है शायद से मिल जाएंगे। तो फिर आप कांटेक्ट करना इस नंबर पे, तो जो भी नोट्स होंगे, जो भी चार्जेस होंगे वो पे करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल है ना? हाँ जी, पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स होंगे, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो पीडीएफ की फॉर्म में बना के देंगे आपको नोट्स। ठीक है, हाँ जी। और एक बात और समझिए सर कि क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा चैनल जो है विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से है, आप जिस पे वीडियो देख रहे हो शायद से। ठीक है, हाँ जी। और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो फिर मेरा भाई ही है जो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फिर व्हाट्सएप पे जिससे आप कांटेक्ट करोगे वो मेरा भाई है। तो शांति से अगर क्या बोलते हैं, अगर टाइम लग रहा है थोड़ा सा तो वेट कर लो यार, 10 मिनट में आपको कॉल कर दिया। मतलब उसको थोड़ा काम होता है तो फिर वो बिजी रहता है सर, वो जॉब भी करता है कहीं पे, तो ज्यादा पैनिक मत किया करो, जल्दी से जल्दी परेशान मत करना ज्यादा। ठीक है, आप उस जगह को जाकर कॉन्टेक्ट करो और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। जो मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पे कर देना। और अगर मेरे से पर्सनल चैट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ विवेक मिश्रा .official के नाम से, आप इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। और बाकी जो भी आपकी क्वेरी है वो व्हाट्सएप पे तो हो ही जाती है, तो इंस्टाग्राम पे क्या ही करोगे आगे तुम। चलो फिलहाल, अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो सीरीज है आपकी पहली वीडियो बन रही है, लेकिन इसके बाद यानी कि 21 अप्रैल से सर मैं जा रहा हूँ सिक्किम में। ठीक है, हाँ जी। हमारा कुछ दोस्तों का ट्रिप प्लान था, तो इस 21 अप्रैल के बाद से 29 अप्रैल तक, मतलब एक हफ्ता जो है लगभग आपकी कोई वीडियो नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा जैसे ही वापस आऊंगा आपकी वीडियो सीरीज वापस से चालू कर दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, सेकंड चैप्टर से। और टेंशन मतलब आपके एग्जाम से पहले पूरा कवर अप हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, 10 दिन तक थोड़ा टाइम है मेरे पास, वहां पे बैठ के मैं आपके नोट्स बना दूंगा, बाकी बुकों की तैयारी कर लूंगा, बाकी टॉपिक समझ लूंगा जैसे भी बताना है। ठीक है, मतलब आते के साथ ही एक मतलब कि क्या बताएं, एक मई से ना आपकी वीडियो आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर नहीं कह सकता, 2 दिन में एक वीडियो पक्का आएगी आपकी। ठीक है, हाँ जी। तो बैंकिंग वाली आपके पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो बार बार परेशान ना करेंगे भैया ये। हाँ, और एक बच्चे और जो नीचे कमेंट में आते हैं भैया, वो बोलते हैं मैनेजमेंट की वीडियो डाल दो। सर मैंने पोल डाल रखा था यूट्यूब पे, अब जिसके ज्यादा वो लोग मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो उनकी डिमांड फुलफिल करूंगा। मान लो मैं मैनेजमेंट की बना दूं और ज्यादातर बच्चे नुकसान हो जाए तो फिर बेकार लगता है ना। हाँ, तो अगर आप चाहते हो मैनेजमेंट की बनाए तो हम बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दोस्तों को शेयर करनी पड़ेगी वो पोल कि भाई तुम भी जाके पोल करो, क्योंकि जितने ज्यादा पोल होंगे जिसपे उतनी ज्यादा जल्दी वीडियो आपकी आएगी बनके। ठीक है, हाँ जी। तो माफी चाहूंगा जिनके लिए अभी पूरा हो नहीं पाया, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। तो ये 5 मिनट का बकवास थी जो आपके लिए थी, अगर आपने सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सुना स्किप कर दिया तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। क्यों, हम चालू करते हैं फटाफट से अपना चैप्टर। शुक्र है, हाँ जी। तो पहला चैप्टर आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बुक का नाम है। पहला चैप्टर आता है बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसा है उसके बारे में सीखना है हमें। ठीक है, हाँ जी। पूरे चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उसको छोटे से छोटे पे कवर करेंगे, यानी कि बस खाली 6 पॉइंट सीखेंगे और 6 पॉइंट सीखते ही साथ ही आपका पूरा चैप्टर फिनिश। आसान है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है डेफिनेशन का। डेफिनेशन सीखते ही पहला पॉइंट भी आपका खत्म। तो बैंकिंग होता क्या है? बैंकिंग क्या है? बैंकिंग क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है बैंकिंग? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है भाई, समझिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बिजनेस तो करता है, जो पैसे तो कमाता है, लेकिन किससे? कोई सामान प्रोडक्ट बेच के नहीं, कोई सर्विस प्रोवाइड करके नहीं, वो पैसों से ही पैसे कमाता है। आसान है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है और बदले में उससे पैसे कमाता है। सिंपल बात है ना? हाँ जी। तो बैंकिंग भी क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। क्या करता है वो? विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी आपसे पैसे लेता है, और पब्लिक को ग्रांट्स करता है क्या? लोन, यानी कि जनता को क्या प्रोवाइड करता है? लोन। हाँ जी, जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड ग्रांट्स लोन टू पब्लिक, यानी पब्लिक को लोन देता है। मतलब समझो, बैंक एक वित्तीय संस्था है, एक बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपसे तो पैसे लेता है, आपकी डिपॉजिट स्वीकार करता है, आपसे पैसे जमा करता है, और वो लोन प्रोवाइड करता है किसको? आम जनता को। कोई दिक्कत नहीं, जिसको जरूरत होती है। सिंपल है, बढ़िया। तो यही छोटी सी डेफिनेशन थी जो आपको क्या कहते हैं, आपको एक नंबर दिलवा देगी इसी में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में। आगे समझेंगे फिलहाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते क्या है और किस तरीके के होते हैं बाद में। अभी फिलहाल सीखते हैं हम फीचर्स और फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, बैंकिंग क्या काम करती है, या फिर उसके फीचर्स क्या है।
यानी बैंक वाले क्या काम करते हैं वो सीखना है। तो बैंक वाले दो तरह के काम करते हैं, पहला काम होता है प्राइमरी और दूसरा काम क्या होता है सेकेंडरी। बैंक वाले कितने तरह के काम करते हैं, दो तरह के, पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बैंक्स किस लिए खोले जाते हैं वो, सेकेंडरी फंक्शन जो बैंकों का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, बैंक आने के पता चला अच्छा बैंक वाले तो ये भी काम कर सकते हैं, वाओ, तो ये सेकेंडरी फंक्शन बन गए। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंकों का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी बैंक खोले क्यों गए थे, ताकि वो बैंक लोगों से जनताएं मतलब जो पैसा उनके पास सेविंग था, आपने सुना है ना सेविंग करना गंदी बात होती है, इन्वेस्टिंग करना अच्छी बात होती है। तो बैंक क्यों खोले गए थे कि जो लोग सेव करते हैं उनसे वो पैसा ले लिया जाए और बैंक उसे क्या करे, इन्वेस्ट करे अच्छी जगह पे। तो जनता का पैसा लेना क्या होता है बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद वो लोग उस पैसे को क्या करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं लोन्स के फॉर्म में, जिसको जरूरत होती है, जिसको नीड होती है, उनको क्या करते हैं प्रोवाइडिंग लोन। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, प्रोवाइडिंग लोन। सेकेंडरी फंक्शन यानी बैंक आने के बाद पता चला अच्छा इसके तो ये भी फायदे हैं, तो कैसे, बैंक जो होता है कोई इंडिविजुअल भी बैंक बन सकता है, जैसे आप चाहो तो आप भी बैंक बन सकते हो, बस क्या करना होगा, आम जनता से पैसे लेने और जिसको जरूरत है उसको ब्याज पे दे देने, ठीक है ना। तो बैंक एक इंडिविजुअल इंसान भी खोल सकता है, एक फर्म भी खोल सकती है और एक कंपनी भी खोल सकती है, जैसे एसबीआई पूरी कंपनी है ना, तो फिर ये क्या हो गया, एक बैंक हो गया। कोई फर्म होती है जैसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, एक फर्म है कोई, तो फिर वो भी बैंक खोल सकती है, कोई इंडिविजुअल इंसान भी बैंक खोल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गिविंग एडवांस, एडवांस मतलब लोन एक तरीके से मान लो। तो बैंकों का काम क्या है, हमने पता चला कि बैंक ना लोन भी देते हैं, एडवांस भी देते हैं छोटे समय के लिए, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन लिंक, मतलब कनेक्शन बोल रहा हूं, कनेक्टिंग लिंक, यानी कि जो बैंक होते हैं वो कनेक्ट करते हैं लिंक्स, यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आपका बैंक कुछ और है, हमारा बैंक कुछ और है, तो आपस में ट्रांजैक्शन कैसे हो पाएगी, जैसे मान लो आप मेरा बैंक है HDFC, ठीक है, और आपका बैंक है SBI बैंक, तो अगर आपको मेरे को पेमेंट करनी है तो आप कैसे पेमेंट कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि पहले आपको अपने बैंक से पैसे निकालना पड़ेगा, फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आजकल बैंकों ने एक फीचर निकाल दिया, क्या, कनेक्टिंग लिंक नाम, जैसे पेटीएम से पैसे निकाले, आपके बैंक से पैसे निकाले और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर दिए, मतलब दो बैंकों को, दो संस्थाओं को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, बैंक वाले करते हैं। उसके बाद पेमेंट और विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जब चाहे जमा करवाओ, जब चाहे निकाल लो, ये सब फीचर प्रोवाइड करते हैं कौन, बैंक वाले। आसान था भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट आपके खत्म हो चुके हैं। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा फीचर क्या होते हैं, बैंक की क्या खासियत है या फिर बैंक क्या काम करता है, फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के। अब सीखते हैं कि बैंक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बैंक का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी पहले बैंक किस तरह के होते थे और अब बैंक किस तरह के। सिंपल है, हाँ जी। तो पहले के बैंक हम सीखेंगे और अब के बैंक कैसे सीखेंगे, किस तरीके के। तो पहले मतलब कितना पहले, आजादी सॉरी गुलाम होने से पहले या फिर आजाद होने से पहले, सॉरी। तो 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली, उससे पहले हमारे बैंक कैसे थे उसके बारे में समझते हैं। तो समझिए, तो पहले क्या था, सबसे पहले जो बैंक था हमारे देश में सेटअप हुआ कोलकाता में 1786 में। आसान है, हाँ जी, लेकिन हमको ज्यादा डेट तो फिक्स याद रहती नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं कि बैंक का ओरिजिन कब हुआ, 18th सेंचुरी में। आसान है, तो अगर आपको ये ईयर याद ना रहे, बस इतना याद कर लेना कि 18th सेंचुरी में सबसे पहले इंडिया के अंदर बैंक्स की फैसिलिटी आई, यानी बैंक चालू हुए, ठीक है, हाँ जी। और उसने फाउंडेशन स्टैब्लिश करी, किसने, इंग्लिश एजेंसी हाउस ने। एक इंग्लिश एजेंसी हाउस नाम का बैंक, मतलब एक इंग्लिश एजेंसी हाउस नाम का बैंक का नाम तो अलग था उस बैंक का, लेकिन उसने एक इंग्लिश एजेंसी हाउस नाम की एक कंपनी थी जिसने अपना बैंक स्टैब्लिश किया। आसान है, कब, 18th सेंचुरी में। और ऐसे वैसे नहीं, दो बैंक स्टैब्लिश किए, एक तो बॉम्बे में और एक कोलकाता में। बाद में इनको मर्ज कर दिया गया, क्या बना दी गई, प्रेसिडेंसी बना दी गई, यानी कि अब ये लोग अपने ही बैंक चला रहे हैं, लेकिन अब 3 जगहों पे चलाएंगे। पहला बॉम्बे में, क्योंकि देखो कोलकाता में और बॉम्बे में चल रहा था, तो अब चलेगा बंगाल में भी, बॉम्बे में भी और मद्रास में। इन 3 जगहों पे प्रेसिडेंसी स्थापित कर दी इन तीनों ने, मतलब इन बैंक वालों ने। आसान है, ठीक है। उसके बाद ये 3 बैंक हो गए। पहले कितने बैंक थे, 2, जो कि किसने खोले थे, इंग्लिश एजेंसी हाउस ने। सिंपल है। बाद में इनको प्रेसिडेंसी स्थापित करने के लिए हमने 3 जगह पे खोलवा दिया बैंक को, यानी कि बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में, ठीक है। उसके बाद मर्जर किया गया, यानी कि जो अलग अलग एरिया में नए नए बैंक खुले लगे थे उन बैंकों के साथ मर्जर किया गया। कब, 1935 में क्या किया गया, मर्जर किया गया। और उसके बाद क्या होता, छोटा स्टेप, इंडिया फर्स्ट ऑन बैंक बना इलाहाबाद के अंदर 1865 में। आसान है, हाँ जी। अच्छा, 1865 में, ये देखो मर्जर के बाद हमारा इंडिया का फर्स्ट ऑन बैंक बना इलाहाबाद के अंदर। मर्जर कब हुआ, मर्जर हुआ भैया जी 1935 के अंदर। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट ऑन बैंक बना इलाहाबाद। लेकिन भैया 1865 क्या है, देखो फर्स्ट राउंड बैंक तो बन गया,
मर्जर कब हुआ? 1935 में। उसके बाद का इंडिया का फर्स्ट अलाउड बैंक तो बन गया, मतलब कि फर्स्ट ऑन बैंक तो बन गया इंडिया का इलाहाबाद। लेकिन ये जो 1865 है भैया, तो 1865 होना चाहिए, वो तो 1935 के बाद बनाया ना, तो उसके बाद होना चाहिए। नहीं सर, ये जो बैंक था वो 1865 में खुला था, 1865 में खुला था। लेकिन ये ऐसा बैंक था जैसे छोटे छोटे बैंक नहीं होते, उस तरह का बैंक था। मर्जर में इसका नाम सबसे बड़े लेवल पे आया, इसके बाद इसको पहचान मिली, तभी हम कह रहे हैं कि मर्जर के बाद बना ये बैंक। लेकिन ये बना कब था एक्चुअल में? ये बना था 1865 में, पैदा हुआ था जब उस टाइम में। ठीक है, सातवां पॉइंट 1906 में बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ और उसके बाद 1935 में आरबीआई बनाया गया। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप जानते हो। हाँ जी, और बीओएआई मतलब बैंक ऑफ इंडिया। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया बना और 1935 में आरबीआई को स्थापित किया गया। उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ, जो कि इस वाले टॉपिक में है। ठीक है, मतलब आजादी से पहले ये सारी कंडीशन थी हमारे बैंक्स की। यानी कि स्टार्टिंग में पहला बैंक कब आया था? 1786 के अंदर कोलकाता में, यानी 18th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? इंग्लिश एजेंसी जो था फाउंडेशन या फिर हाउस जो था, उन्होंने अपना बैंक बनाया। कहां पे? दो जगह पे, एक तो बॉम्बे में और एक कलकत्ता में। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी उन्होंने चालू करी। क्या चीज? एक बॉम्बे में, कोलकाता में और मद्रास में और बंगाल, क्या बोल रहा हूँ, हाँ बंगाल में। ठीक है, प्रेसिडेंसी के बाद उसके बाद क्या हुआ? मर्जर हुआ 1935 के अंदर और उसके अंदर एक बैंक निकल के आया, हाँ जी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट आउंड बैंक ऑफ इलाहाबाद। सिंपल था, बहुत अच्छे। हाँ जी, 1865 में वैसे पहले वो बना था। उसके बाद 1906 के अंदर आया बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद 1935 के अंदर क्या आया? आरबीआई। अगर आपसे पूछता है कि इवोल्यूशन बता दो या फिर बैंकिंग सेक्टर कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बताओ, तो ये रहा पूरा एरिया। यानी प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, यानी बिफोर 1947 से पहले बैंकिंग कंडीशन कैसी थी उसके बारे में चर्चा चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, शुरू करते हैं। अब आता है फेज 2। फेज 2 मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद, जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद बैंकिंग सेक्टर का क्या हुआ? तो प्राइवेटाइजेशन हुआ। आपको याद है ना, गवर्नमेंट सारी चीजें बेच रही थी, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा था, तो छोटे छोटे लैंडर्स जो थे वो अपना ही बैंक खोलने लग गए। क्योंकि मैंने बताया बैंक इंडिविजुअल इंसान भी कोई बैंक खोल सकता है। तो यहाँ पे आए छोटे छोटे लैंडर्स जो अपना बैंक खोलने लगे, एक तरीके से साहूकार हो गए। तो ये लोग क्या, जमींदार हो गए, ये लोग भी क्या करने लगे? अपना बैंक खोलने लगे, मतलब लोगों से पैसे लेते हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड करने लगे। अच्छा, उस टाइम पे फिर आया नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन किया गया एसबीआई का, कब? 1955 में। उसके बाद 14 बैंकों का एक साथ नेशनलाइजेशन किया गया 1969 में और उसके बाद 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन किया। नेशनलाइजेशन मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, यानी देश में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली बैंक को स्थापित कर दिया गया। सबसे पहला नेशनलाइजेशन किसका हुआ था? एसबीआई का। आसान है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद से बैंक होने चालू हो गए नेशनलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट है 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और उसके बाद एसबीआई एस्टैब्लिशमेंट हुआ कब? 1955। अच्छा, एसबीआई तो पहले आ गया था। 1955 में नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसलिए हम बोलते हैं कि एसबीआई या फिर जो एसबीआई है वो क्या है? गवर्नमेंट का बैंक। एक्चुअल में वो प्राइवेट है, लेकिन हम वो नेशनलाइजेशन हो गया ना, तो हम इसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट का बैंक हो गया, यानी गवर्नमेंट का बैंक हो। ठीक है, अच्छा फिलहाल तो भैया इन बैंकों में अगर आप खाता खुलवाना चाहते हो, क्योंकि बैंक के कितने काम है? 2 काम है, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा प्रोवाइडिंग लोन। तो अगर आप लोन लेने चाहते हो या फिर अगर आप खाता खुलवाना चाहते हो, तो बैंक वालों का रिलेशन कैसा होगा कस्टमर के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक नया टॉपिक आया केवाईसी। केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो ये बैंक क्यों बनाया, क्यों लिखवाया जाता है केवाईसी? केवाईसी इसलिए लिखवाया जाता है ताकि जो बैंक वाले हैं वो अपने कस्टमर को जान सके, जो हमारा कस्टमर है वो इतने सारे नेचर में से किस नेचर का है। जैसे बैंक के अलग अलग कस्टमर होते हैं, कोई एक इंडिविजुअल इंसान भी कस्टमर होता है बैंक का, जैसे आप बैंक के कस्टमर हो, बैंक में पैसे जमा करवाते हो। एक कंपनी भी बैंक का कस्टमर होती है, पूरी कंपनी ही अपना प्रॉफिट और लॉस सारा ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से करती है? बैंक वालों के हिसाब से। कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जो बैंक का कस्टमर होगी, जॉइंट हिंदू फैमिली हो सकती है जो बैंक का कस्टमर होगी, और कोई क्लब्स होंगे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो बैंक की कस्टमर बन सकती है। आसान है। तो बैंक वाले जानना चाहते हैं कि इतने सारे मतलब कि कस्टमर्स में से आप कौन से वाले उनके कस्टमर हो, आपके अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किए जाए, क्योंकि बैंक भी अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे बताऊंगा मैं बैंक सेक्टर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। कॉर्पोरेट बैंक अलग होता है, रिटेल बैंक अलग होता है, उसके बारे में वैसे तो यहाँ पे भी समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा इनके अलग से चैप्टर है, तो उनके जब वो चैप्टर करेंगे ना उस टाइम में समझाऊंगा क्या होती है ये सब चीजें। इनके बारे में खाली छोटा छोटा बता दूंगा, है क्या चीजें। फिलहाल शुक्र है, बात आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब हम यहाँ पे सीखेंगे कि बैंक वालों का अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन कैसा होता है, यानी किस तरीके से काम करते हैं बैंक वाले अपने कस्टमर के साथ। तो पहले बैंक एज डेटर और क्रेडिटर। बैंक एक डेटर की तरह भी काम करता है, एक क्रेडिटर की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे लिए बैंक क्या है, मैं अपने पैसे जमा करता हूँ बैंक में, यानी मैं जब चाहूँ बैंक वालों से पैसे मांगूंगा, मतलब बैंक वाले मेरे लिए मेरे पैसे क्या हो गए लेके बैठे हुए, यानी बैंक मेरे लिए बन गया डेटर। जब भी पैसे देखूं कि मेरे को पैसे दे भाई, बैंक मेरे लिए क्या है, डेटर। लेकिन वहीं पर अगर मैंने कर्जा ले रखा होता तो मैं क्या हो गया,
क्या हो गया? अगर मैंने कर्जा ले रखा होता बैंक वाले से, तो जब भी मैं बैंक वाले को देखता तो फिर हमेशा आता भाई टेंशन, यार इसने पैसे ले रखा है मेरे से, यार ये पैसा नहीं दे रहा यार, है ना। यानी कि मैं मतलब बैंक वालों से मैंने पैसे ले रखा है, मेरे को पैसे देना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता? क्रेडिटर। उसको हमको पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो बैंक जो है वो डेटर की तरह या फिर बैंक जो है क्रेडिटर की तरह, दोनों तरह काम करता है। अगला, बैंक एज ट्रस्टी। बैंक जो होता है वो किसकी तरह काम करता है? ट्रस्टी की तरह। हम उस पर विश्वास करते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं उस पर कि आप अपना बैंक हमारे सोने रख लो, ये मतलब प्रॉपर्टी या कागज रख लो। मतलब बैंक ना हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स रखने में हेल्प करता है, लॉकर बनाता है और बहुत सारी सुविधाएं देता है। तो बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। अगली चीज, बैंक एडवाइजर की तरह काम करता है। बैंक जो होता है वो किसी तरह काम करता है? एडवाइजर की तरह। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हो तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन बोलता है कि हाँ अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हो तो आप ये वाला अकाउंट खुलवाइए, तब आपको क्या बोलते हैं काम मिलेगा। या फिर अगर आप लाइफ मतलब जीवन का बीमा करवाना चाहते हैं, कोई जोखिम हो रहा है आपको, तो आप इंश्योरेंस करवा लो। तो बैंक क्या करता है? एडवाइस भी प्रोवाइड करता है आपको। आसान है, लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। तो बैंक किसकी तरह काम करता है? एडवाइजर की तरह काम भी करता है। उसके बाद कस्टमर ऑब्लिगेशन, कंप्लीट मतलब कस्टमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसका शॉर्ट आउट करने का काम भी कौन करता है? बैंक। तो बैंक के काम क्या है? इतने सारे, मतलब बैंक किस तरीके से रिलेशन बनाता है कस्टमर के साथ? इन तरीकों से। सिंपल था। तो ये 5 पॉइंट सीख चुके हैं, बस लास्ट छठा पॉइंट आपको जो सीखना है, सॉरी 7वां एडिशनल के तौर पे मान लेना। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरीके से हो सकते हैं, मतलब जो बैंक है वो किस किस तरह के बैंक हो सकते हैं। ठीक है, सुनिए। तो बैंकिंग सेक्टर क्या है? पहला एक होगा आपका, देखोगे कॉर्पोरेट बैंक। कॉर्पोरेट बैंक कौन सा होता है? जो कंपनीज होती हैं या फिर जो फर्म्स होती हैं वो अपने ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाती हैं। तो जो कॉर्पोरेट बैंक होता है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो उनको लोन भी प्रोवाइड करता है उनके बिजनेस करने के हिसाब से। बैंक उनके डिपॉजिट जो होता है वो एक्सेप्ट भी करता है उनके बिजनेस के हिसाब से। आसान है। अब मान लो कोई कॉर्पोरेट फर्म है और उसने बैंक खुलवा दिया किसमें? आरआरबी में, रीजनल रूरल बैंक में, जो कि एग्रीकल्चर वालों के लिए खोला जाता है। समझ में? तो फिर वो तो लोन देंगे ही नहीं उन्हें, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का बिजनेस करते ही नहीं। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग बैंक खोले जाते हैं उनकी सुविधा के हिसाब से, ताकि जो बैंक है वो अच्छे तरीके से काम करे अपने कस्टमर के बिजनेस को जानने के बाद। समझ में? हाँ जी। तो एक होते हैं कॉर्पोरेट बैंक जो कॉर्पोरेट लोगों के लिए खोले जाते हैं। एक होते हैं रिटेल बैंक। रिटेल बैंक कौन से होते हैं? हम जैसे लोग जिसमें जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, आम पब्लिक जिसमें जाती है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, ठीक है, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब रिटेल बैंक होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट बैंक भी होते हैं लोग कई बार। इसके बाद रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग मतलब ये ना, रूरल बैंकिंग 1975 में खोली गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में खोली गई थी गांव के लोगों के लिए, कि वो लोग क्या करेंगे, अपने जो किसान भाई हैं वो बैंकों से लोन ले सकते हैं अपनी फसल उगाने के लिए। और उस बैंक का नाम रखा गया रीजनल रूरल बैंक। यानी रीजनल रूरल बैंक क्या करता है? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर जो करते हैं किसान फार्मर्स, उनको लोन प्रोवाइड करता है। आसान है, उनके लिए खोला जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद माइक्रो क्रेडिट बैंकिंग। माइक्रो क्रेडिट बैंकिंग मतलब छोटे छोटे बैंक खोले गए ताकि छोटी छोटी या को कवर किया जा सके। जैसे कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए ना आपको लोन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कहीं पे किसी की डेथ हो गई और वो गरीब फैमिली बहुत गरीब है, उसको पैसा चाहिए, कहीं से कर्जा मिल नहीं रहा उसे, तो डेथ की सेरेमनी मनाने के लिए उसको पैसा चाहिए थोड़ा सा, या फिर शादी करवाने के लिए पैसा चाहिए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो लोन है वो प्रोवाइड कर सकता है माइक्रो क्रेडिट बैंक, जो कि हर एरिया में छोटे छोटे लेवल पे पहुंच सकता है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आता है, लेकिन जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे बुक के अंदर। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या होता है? जब 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर आपस में एक बैंक बना लेते हैं या फिर पैसे डिपॉजिट करना चालू कर देते हैं, तो फिर एक तरीके से जब वो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो खुद ही बन जाते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, और अपनी इच्छा से लोगों को वो लोन प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं ताकि उससे वो खुद ही इंटरेस्ट कमा सके। आसान है, ज्यादातर फार्मर्स करते हैं ये। तो टॉपिक आएगा फिर बताएंगे, समझाएंगे समझाएंगे। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हैं जो लगते हैं बैंक की तरह, लेकिन वो बैंक नहीं होते। इसमें बैंक की तरह ही काम करते हैं मगर वो बैंक नहीं है। जैसे कि म्यूचुअल फंड पैसों में ही मतलब ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसके? म्यूचुअल फंड के, वो पैसों में ही ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बैंक नहीं होता। सिंपल है। हाँ जी, बैंक वाले क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड भी यही काम करता है, लेकिन उसको बैंक नहीं माना जाएगा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो सेटलमेंट डिपॉजिट और प्रोवाइडिंग लोन नहीं हो रहा है। यार पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, मुंह साफ नहीं निकलती आवाज। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है उसका बैंक्स का, वो क्या नहीं है? वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और प्रोवाइडिंग लोन नहीं है। उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उसके अंदर इन्वेस्ट करें ताकि उनके पास पैसा है। ठीक है। उसके बाद एलआईसी का मेन ऑब्जेक्टिव, देखो वो ये काम करती है, वो बैंक बन सकती है, लेकिन एलआईसी बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव खाली पॉलिसी बेचना है, आपका जीवन बीमा करना है। आसान है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना।
अच्छा आगे चलते हैं। प्रोविडेंट फंड वो भी ये काम करते हैं लेकिन वो बैंक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। पीएफ जो आप करते हैं या फिर पैसे जो पेंशन फंड होता है, पेंशन के पैसे जमा होते हैं जिसमें, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, आपने सुना होगा पोस्ट ऑफिस भी पैसे जमा करता है और आप वहां से भी लोन ले सकते हो, तो फिर वो भी बैंक की तरह काम करता है, लेकिन वो बैंक नहीं है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो बैंक की तरह काम कर रहे हैं बस। आसान है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर्स के अंदर। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका बेसिक, यानी कि पहला चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा पहले चैप्टर में है नहीं कुछ। अच्छा छोटा सा एक और है, अकाउंट्स इन बैंक। अगर आप बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो तो किस तरह के अकाउंट होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली 4 अकाउंट मिलते हैं आपको। पहला होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, करंट अकाउंट। तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा होता है भाई कौन सा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट क्या होता है, यहां पे आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन यहां पे अमाउंट विड्रॉ की फैसिलिटी और डिपॉजिट की फैसिलिटी मिलती है। आप जब चाहो डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहे आप निकाल सकते हो। करंट अकाउंट ज्यादातर बिजनेसमैन के लिए खोला जाता है, क्योंकि यहां पे विड्रॉ अनलिमिटेड और डिपॉजिट भी अनलिमिटेड होता है। मतलब यहाँ पे सेविंग अकाउंट सेविंग के लिए खोला गया है, तो इसलिए ज्यादा विड्रॉ करने देते नहीं है पैसा, मतलब आपका ही पैसा है मगर वो ज्यादा नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आपका बैंक क्या है, सेविंग अकाउंट के लिए काम करता है, मतलब आपने सेविंग करने के लिए पैसा रखा है। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट नाम से पता चलता है कि वो क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट है, यानी बिजनेसमैन के लिए खोला गया है कि आप जितना जाए पैसा जमा कर सकते हो, जितना जाए ट्रांजेक्शन कर सकते हो उस बैंक से, ठीक है। हाँ जी, इस पे बेसिकली इंटरेस्ट, अच्छा इस पे एक विड्रॉ की फैसिलिटी, सॉरी कह रहा हूँ विड्रॉ, इस पे एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अलग से मिलती है कि आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, यानी अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तब भी आप उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। हाँ वो बाद में इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना पड़ेगा, इसी वजह से कहते हैं इस पे इंटरेस्ट मिलता नहीं, इस पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, समझ में। हाँ जी, अगर आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जैसे यहां पे था कि आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं है, आपने कुछ पैसा जमा किया तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, वो फिक्स रहेगा। आसान है। हाँ जी, आपने टाइम बता दो कि मेरे को 5 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो 5 साल तक वो फिक्स रखेंगे, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं वो पैसे को। हाँ जी, बेसिकली इस पे इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलता है, थोड़ा ज्यादा मिलता है बाकी सबके मुकाबले। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे था फिक्स एक अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए जमा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, आप बस ये होता है फिक्स टाइम के लिए जमा करवा रहे हो आप। जैसे कि आप हर महीने पॉलिसी बांध रहे हो कि मैं हर महीने आपको 1000 रुपए दूंगा अकाउंट के अंदर जमा करने के लिए, तो ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हम डिपॉजिट तो कर रहे हैं लेकिन वो रिकरिंग बार बार नेचर के हिसाब से बार बार जमा कर रहे हैं। नहीं निकालने की उतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, निकाल सकते हो आप पैसा, मना नहीं कर रहा, लेकिन उतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है इसके अंदर निकालने की, आप जमा करवाना पड़ेगा आपको हर महीने हर साल, आपको अपनी डेट के हिसाब से। इसमें भी इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है, सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है, मगर फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है। तो बेसिकली इन दोनों को बोला जाता है टाइम डिपॉजिट, क्योंकि यहां पे जो पैसा जमा करते हो वो कुछ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, और इन दोनों को बोला जाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि यहां पे जब आप डिमांड करोगे तब आपका पैसा मिल जाएगा आपको। सिंपल है भाई। तो ये था पहला चैप्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, अगर आपने पहले से कर रखा है ना ये सब चीजें, तो सच बता रहा हूं, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से आपको थैंक यू है यार। ये जो नाखून की ये जो उंगली दिख रही है ना, उस उंगली से भी आपको थैंक यू, मतलब उस नाखून से भी आपको थैंक यू मिल रहा है ना। हाँ जी, अगर आपने पहले से ही कर रखा है ये सब चीजें, और अगर आपने नहीं किया कोई नहीं, आराम से कर दिया, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हो, तो मिलेंगे आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। अच्छा फिलहाल अभी आपकी लगभग 1 हफ्ता या फिर 10 दिन आपकी वीडियो नहीं आएगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन पक्का बात है जैसे ही आऊंगा वैसे जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा आपकी, ठीक है। तो 3 मई के आसपास आपकी वीडियो डलनी चालू हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो नोट्स आपको मिल जाएंगे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप पे कर देना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। 100 रुपए के आसपास होता है नोट्स का प्राइस, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स मिलेंगे, तो टेंशन किसी बात की नहीं है। और 22 अप्रैल से, कब से, 22 अप्रैल के बाद से, अभी बन ही रहे हैं भाई, तो बनाने में टाइम लगता है थोड़ा, तो 22 अप्रैल के बाद से हो सकता है कि आपको मिल जाए, तो एक बार कांटेक्ट करके पता कर लेना। फोन मत करना, आप व्हाट्सएप करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फोन करने में कभी हम बिजी मिलते हैं, कभी आप बिजी मिलते हो, है ना। तो इस वजह से अच्छा रहेगा कि आप अगर व्हाट्सएप पे करो, तो ज्यादा परेशान भी मत करना, ठीक है। कभी परेशान कर दो भाई को पूरा, ठीक है। और हाँ बस खत्म। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।